वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विमलेश सोनी जी भी आप भी मंच पर आ जाए। विमलेश भैया, डॉक्टर विनोद पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सुश्री देविका पटेल जी, हम मोर्चा की ओर से हार्दिक जी का इस भूमि में स्वागत है। साथ ही हमारे पिछड़ा वर्ग के श्रवण पटेल जी और जो भी मंचासीन पदाधिकारी हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं मंडला जी के लिए। साथियों, एक बात मैं आपको स्पष्ट, किसी भी राजनीतिक दल से कोई भेदभाव नहीं है। आप किस राजनीतिक दल में रहते हैं इससे हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। बस हमारा एक मकसद है कि आप जिस भी राजनीतिक दल में रहें वहां ओबीसी वर्ग की संगठन की आवाज उठाते रहें, आपको वहां दबा या कुचला ना जा सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यदि इसका उदय हुआ है तो बिल्कुल निश्चित रूप से मानिए कि ओबीसी वर्ग ने ही भारतीय जनता पार्टी का उदय किया है। जहां पर मतों की गणना होती थी, भारतीय जनता पार्टी को 2-4 सीटें मिला करती थी, पर एक राम मंदिर का मुद्दा मध्य प्रदेश सरकार ने महाजन कमेटी बनाई, उनने वहां पर 35% का आरक्षण बोला कि इन्हें दिया जाए, पर उस समय शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उनने कोई ध्यान नहीं दिया ओबीसी वर्ग के ऊपर। इसके बाद हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो आपके पड़ोसी जिले बालाघाट के हैं, डॉक्टर गौरी शंकर बिसेन, उन्हें जब आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने अपनी अनुशंसा में कहा कि वास्तव में पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में 53% से अधिक है और इस हिसाब से उसे हिस्सेदारी के लिए लगभग हमें 35% आरक्षण देना पड़ेगा। परंतु उस समय की भी सरकार ने ये बात हमारी नहीं मानी और वस्तुस्थिति आज ये है कि आज हमारे आपके बच्चे जो उदीयमान हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, वो केवल आरक्षण की चपेट में धक्के खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ओबीसी बच्चे, आपके बच्चे प्रतिभाशाली नहीं है। आप हमारा कट ऑफ देखेंगे तो जनरल युवा से हमारा कट ऑफ ज्यादा जाता है और हमें 13% के होल्ड में रखा के केवल 14% में लगा दिया जाता है। और हमारे समाज का जो भविष्य जिस जो होल्ड में पिछले 6 वर्षों से लगे हुए हैं, सरकार बीजेपी की है, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें केवल मुखौटों के रूप में मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं कि भाई आपका ओबीसी चेहरा ये है, पर वास्तव में इन्हें कुर्सी देने के बाद इतना मजबूर कर दिया जाता है कि ओबीसी वर्ग के लिए कुछ करना भी नहीं चाहते। अब हमारा एक ही आह्वान बचा है, हमारा एक लक्ष्य है कि जब ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग सुदामा आरक्षण को दे दिया गया है, तब कोर्ट में जो निर्धारित सीमा 50% थी वह स्वमेव समाप्त हो गई है। और अब वर्तमान में जो 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट को ओबीसी वर्ग के मामले में निर्णय करना है, सुनवाई करना है, जहां उनकी प्रतिदिन सुनवाई चलेगी, उसमें हमारी मांग है कि हमारी आवाज यहां से वहां तक जाए और ओबीसी समुदाय को, ओबीसी वर्ग को 27% की आरक्षण तत्काल न्यायालय की ओर से हमें दिया जाए। हम एक केवल उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले महिला सुपरवाइजर की भर्ती निकली थी, जिसमें लगभग 300-350 पोस्टें थी और उसमें हमारी बहन संगीता विश्वकर्मा जबलपुर की हैं, उनने 99.37% अंक लाया था और उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और सुपरवाइजर की लिस्ट मध्य प्रदेश सरकार ने जारी कर दी। अब स्थिति ये निर्मित हुई
कि जब वो बेटी रोने गाने लगी तो हम लोग ओबीसी के साथी उनके घर पहुंचे। बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का विश्वकर्मा परिवार, हमने उनकी सहायता की और वो न्यायालय गए। स्थिति ये निकली कि जो जज साहब थे उनने सरकारी वकील से पूछा, अधिकारी से पूछा कि आखिर क्या वजह है, आपकी मेरिट लिस्ट कितने प्रतिशत पे गई है, जब 99.37 मतलब लगभग 100% अंक लेने के बाद जब इस ओबीसी बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपकी मुझे मेरिट सूची उस पटल में लाइए, तब तक के लिए मैं रोक लगाता हूं। और साथियों 2 महीने के लिए रोक लगी थी, आज लगभग 4 महीने हो गए, शासन की तरफ से कोई मेरिट सूची कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की जा रही है, क्योंकि उनने तो पक्षपात करके एक सूची बना दी थी। चाहे वो एमपीपीएससी का मामला हो, हमारे ओबीसी के बच्चे मेंस में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, पर जैसे वो साक्षात्कार और ओरल में जाते हैं तो उनके नंबर को कम कर दिया जाता है और बेचारे उस कंपटीशन से पीछे हो जाते हैं और दूसरे वर्ग के लोग आगे बढ़ के चले जाते हैं। उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रतन ठाकुर की बेटी, जिसके मेंस में सबसे ज्यादा अंक होने के बाद उसको ओरल में मात्र इतने नंबर दिए गए कि वो हमारी बिटिया डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाई और उसी के आगे जिससे कम नंबर मेंस में मिले थे वो बीजा डाणी से डिप्टी कलेक्टर बन गई। बात हमें बच्चों के प्रति भेदभाव करना नहीं चाहते कि आखिर उसका बच्चा सिलेक्शन हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। बात यह है हमारा हक क्या कहता है, हमें किस स्तर पर हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए बस केवल मैं एक आह्वान करता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुखौटा मत बनिए और हे 56 इंच के सीनाधारी, यदि आप अपने आप को नरेंद्र दामोदर मोदी कहते हैं और आप ओबीसी वर्ग से आते हैं तो वास्तव में ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करिए, तभी आपको सत्ता ओबीसी वर्ग देगा, नहीं तो ओबीसी वर्ग आपकी सत्ता छीन लेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पटेल जी को वो आए और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सारे ओबीसी। इस अधिवेशन के उद्घाटक एडवोकेट सीबी पटेल जी, मुख्य अतिथि देविका पटेल जी, अन्य सम्मानित अतिथि और मुक्ता साथी और सामने बैठे और खड़े साथियों, आज इस अधिवेशन में कई विषय चर्चा के लिए लगाए गए, जिसमें एक विषय यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट में मंजूरी देना, लेकिन जाति आधारित जनगणना से जुड़े तमाम प्रश्नों पर स्पष्ट जवाब न देना शासक जातियों का ओबीसी के साथ धोखाधड़ी। दूसरा विषय है ईडब्ल्यूएस आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता देने के बाद 50% की सीमा समाप्त हो गई है, फिर भी ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही। और तीसरा विषय है समयबद्ध एवं अनुशासित तरीके से संगठन द्वारा निर्धारित कार्य को पूर्ण करके राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण किया जा सकता है। ये 4 विषय आज चर्चा के लिए रखे गए हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमको कुछ बातें ठीक प्रकार से जानने और समझने की जरूरत है। क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहता हूँ और पूरे देश भर में कहता रहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पास ओबीसी को जगाने के अलावा कोई काम धंधा नहीं रखा है। मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है, केवल ओबीसी को जगाना है, एक ही काम धंधा मैंने रखा है अपने पास। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, सरकारी नौकरी में था, और सरकारी नौकरी छोड़कर एक ही काम धंधा रखा है कि ओबीसी के लोगों को जगाना है। इसलिए इसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। इसलिए अगर कोई मुझको आकर ये कहता है कि आपको ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, तो उसमें भी मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। क्यों नहीं करता? सही बात सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे तो परिवर्तन आए। केवल जिंदाबाद करने से परिवर्तन नहीं आए। जिंदाबाद तो हमारे लोग कर ही रहे हैं 75 साल से, वो तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। जो इस देश की समाज व्यवस्था है और जो इस देश की राज व्यवस्था है, एक समाज व्यवस्था है
देविका जी के साथ हुआ, यामिनी साहू के साथ हुआ, या इटावा में उत्तर प्रदेश में यादव के साथ हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम संगठित नहीं है, यहीं तक मामला नहीं है। इसके लिए इस देश की समाज व्यवस्था जिम्मेदार है। उस समाज व्यवस्था को हमको समझना पड़े। जो समाज व्यवस्था हमको नीच घोषित करती, जो समाज व्यवस्था हमको अधिकारों से वंचित रखती, उस समाज व्यवस्था को समझना होगा। और ये जो मुद्दे लगाए, गिनती नहीं हो रही है, आरक्षण नहीं मिल रहा, तो आरक्षण की जरूरत क्यों है? क्योंकि उस समाज व्यवस्था ने हमको पिछाड़ा है। उसने हजारों साल तक ये कहा कि इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, लिखने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उस व्यवस्था की वजह से हम पिछड़े, तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि इनको अगर आगे लाना है तो इनको रिजर्व बनाना होगा, इनको रिजर्वेशन देना होगा, तब ये आगे आ पाएंगे। नहीं तो जो लोग हजारों साल से रोक कर रखे हैं वो आज भी इनको आगे आने नहीं देंगे। इसलिए स्पेशल व्यवस्था दो। जैसे घर में कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? सेब खिलाओ इसको, कहता कि नहीं कहता? दवा तो देता ही देता है, कहता सेब भी खिलाओ इसको, फ्रूट खिलाओ, प्रोटीन मिलना चाहिए इसको, फाइबर मिलना चाहिए इसको, खिलाओ। स्पेशल देता। स्पेशल क्यों देता? घर के दूसरे परिवार के लोग तो स्वस्थ हैं, उनको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। मल्टीविटामिन की जरूरत उसको है जो कमजोर हो चुका है, उसको मल्टीविटामिन की जरूरत है, तो डॉक्टर उसको मल्टीविटामिन लिखता है। डॉक्टर कहता फ्रूट खिलाओ, ये भी पूछता नॉनवेज खाता है क्या? अगर खाता है तो भी खिलाओ, उसमें भी मिलता है। और नहीं खाता है तो कोई बात नहीं है, जिसमें मिलता है शाकाहारी में उसमें खिलाओ। तो डॉक्टर को इससे नहीं मतलब है क्या खिलाकर प्रोटीन दोगे, उसको प्रोटीन देना है ताकि शरीर प्रोटीन से चले। तो इसी प्रकार से जो आज हमारी समस्याएं हैं, एक तो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जो इस देश में है, वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों को तोड़कर जब कोई काम करता है, कोई आगे बढ़ता है, तो उस मानक में जिन लोगों की सर्वोच्चता है, जिन लोगों का एकाधिकार है, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो उसका विरोध करने का काम करते हैं। तो वो समाज व्यवस्था हमको समझना पड़ेगा। और ये जो राज व्यवस्था है, 75 साल में हमारे साथी बोल रहे थे कि जानवरों की भी गिनती हो गई, कुत्तों की भी गिनती हो गई, गधों की भी गिनती हो गई, पेड़ पौधे पक्षी सबकी गिनती हो गई। और जब हम लोग ट्रेनों में सफर करते हैं तो ताली बजा बजा कर मांगने वाले आते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, तो उनकी भी हो गई, उनकी भी हो गई। ये हम ही लोग बचे रहे, हम ही लोग बचे रहे, बाकी सबकी हो गई। तो ये क्यों रुकी हुई? ये राज व्यवस्था की वजह से रुकी हुई। एक है समाज व्यवस्था, जिसकी वजह से देविका जी जैसे लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। संविधान कहता है, संविधान का आर्टिकल 19 कहता है सबको करने का अधिकार। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। आज हम भाषण ले रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये आर्टिकल 19 है। नहीं तो हो सकता है बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया कि इनके कान में अगर शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। आंख से देख ले तो आंख में सूजा डालकर आंख फोड़ देना चाहिए। और अगर उच्चारण करें तो जीभ काट लेनी चाहिए। तो शूद्र और महिलाओं को एक ही कैटेगरी में रखा है। वो महिला चाहे ब्राह्मण के घर की महिला हो या ओबीसी SC ST के घर की महिला, महिलाओं को और शूद्रों को सारे अधिकारों पर रोक लगाई गई। इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया। ये भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। जो आज ब्राह्मणों की महिलाएं कथावाचक बन रही हैं या बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं, ये संविधान की वजह से जा रही। नहीं तो ब्राह्मणों ने तो अपनी महिलाओं तक को अधिकार नहीं दिया। अब ये बताना ब्राह्मण का विरोध नहीं है, हमारी समझदारी में थोड़ा बढ़ोतरी होनी चाहिए।
जब हम ये बातें बताते हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने किया है, वो आज भी कर रहे हैं, और हम माइक लगाकर केवल बताते हैं, जो कि भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 लिखकर हमको संवैधानिक अधिकार अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का दिया, और शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार भी दिया, शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने का अधिकार भी दिया। तो जब हम अपने शोषण की कहानी बताते हैं और ये बताते हैं कि ऐसी ऐसी व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई, तो हमारे लोग क्या लगता, ब्राह्मणों का विरोध? अरे हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जागृत कर रहे हैं कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है, इसकी वजह से हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। तो इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जिंदाबाद लगाने से खाली काम नहीं चलेगा। हम लोग बहुत दिन से जिंदाबाद लगा रहे हैं, अब सोच समझकर जिंदाबाद लगाना है। ना लगाओ चलेगा, लेकिन लगाओ तो सोच समझ। विकास पटेल का भी जिंदाबाद लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता ही नहीं मेरा कोई जिंदाबाद लगाए। मैं जो समझा रहा हूं वो समझ कर अगर आप अमल करते हैं तो इससे उद्धार होगा, जिंदाबाद लगाने से उद्धार नहीं होगा। तो कुछ बातें हम लोगों को जानने और समझने की है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है, हजारों समस्या है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? हमारी क्या समस्या है यही हम नहीं जानते। ये पहले नंबर की समस्या है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की तो बात की है। पहले नंबर की है कि हमारी क्या समस्या है हम नहीं जानते, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। पिछड़े वर्ग को अधिकार कैसे मिला? मंडल कमीशन लागू। तो कितने पिछड़े वर्ग के लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी? यहां पूछ रहा हो तो भी आप लोग चेहरा ही हमारा देख रहे हो, और देश भर में पूछता हूं तो देश भर में पिछड़े वर्ग के लोग हमारा चेहरा देखते हैं। तो मुझको एहसास होता है, जब वो आश्चर्य से चेहरा देखते हैं तो मुझको ऐसा एहसास होता है बहुत कठिन सवाल लग रहा है, हमने अपने लोगों से पूछ लिया है। तो फिर मैं सवाल को थोड़ा आसान कर देता हूं, फिर पूछता हूं, अच्छा कितने लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देखा? तो पढ़ा नहीं है तो देखा है, तो कम से कम थोड़ा आसान सवाल हो गया। तब भी ऐसे ही देखते हैं। तो इससे ये पता चलता है हम दुनिया भर की जानकारी है ओबीसी के पास, जानकारी की कोई कमी नहीं, दुनिया भर की जानकारी है। अपने बारे में नहीं है, बाकी सारी जानकारी दुनिया, दूसरे के बारे में दुनिया भर की जानकारी, अपने बारे में नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमें अब अपने बारे में जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है, पढ़ना लिखना समझना जरूरी है। और अगर हम अपने बारे में पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे तब संगठन बनेगा। संगठन ऐसे कैसे बनेगा? संगठन बनाने के लिए लोगों का समझदार होना जरूरी है। ना समझ लोगों का संगठन नहीं होता है। ना समझ लोगों को दूसरे लोग भड़काकर संगठित करते हैं, लगता है संगठन है। फिर दूसरे लोगों का हित सिद्ध हो जाता है तो संगठन टूट जाता है। जितने खंड उतने खंड हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उनके पास अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, उनके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, उनके पास अपना कोई टारगेट नहीं होता। तो इसलिए वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर। तो हमको एक उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा, एक विचारधारा निर्धारित करनी पड़ेगी, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। फिर और हमको हमारा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है ये तय करना पड़ेगा। गड़बड़ तो नहीं चलेगा, सब कुछ गड्ढमड्ढ चलने से काम होने वाला नहीं है। इतना दिन से गड्ढमड्ढ चल रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। दोस्त तय करना पड़ेगा, दुश्मन तय करना पड़ेगा। कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ये तय करना पड़ेगा, क्लियर कट तय करना पड़ेगा। हमारे अधिकार मिलने से किसको नुकसान हो रहा है, वही ना विरोध करेगा। और जिसको नुकसान नहीं हो रहा वो क्यों विरोध करेगा? अब जिनको नुकसान हो रहा है दिन रात उन्हीं का काम हम लोग कर रहे हैं, लेबर हमको लगा के रखे हैं, हम ही उनकी लेबर की दिन रात कर रहे हैं। तो समाज में जिनका वर्चस्व होगा, राजनीति में उन्हीं का वर्चस्व होगा।
ये बात समझ में नहीं आती। फिर से बता रहा हूं, समाज में जिनकी विचारधारा होगी, राजनीति में उन्हीं की विचारधारा होगी, उन्हीं का वर्चस्व होगा। समाज बेसिक स्ट्रक्चर है, घर की नींव समाज है, और बिल्डिंग छत जो है वो राजनीति है। टॉप स्ट्रक्चर राजनीति है और बेसिक स्ट्रक्चर समाज है। अगर समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व है तो राजनीति में किसका वर्चस्व होगा? उन्हीं का होगा। और जब उन्हीं का वर्चस्व होगा तो हम कहते रहे हमको कांग्रेस ने नहीं दिया, हमको बीजेपी ने नहीं दिया, फिर बीजेपी से गुस्सा हुए तो कांग्रेस को लाए, फिर कांग्रेस से गुस्सा हुए फिर बीजेपी को लाए, फिर बीजेपी से गुस्सा हुए फिर कांग्रेस को लाए। यही तो चल रहा है, यही तो हो रहा है। लेकिन हमारी स्थिति में कौन सा परिवर्तन होता है? ओबीसी को इस देश में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? जब संविधान लागू हुआ तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 1932 में रिजर्वेशन मिल गया, शेड्यूल कास्ट को। बाद में शेड्यूल ट्राइब को मिल गया, 1932 में शेड्यूल कास्ट को मिल गया। क्यों मिल गया? वो लोग लड़ रहे थे, हम लोग कहां लड़ रहे? अंग्रेजों को भगाना, हम लोग भी लड़ रहे हैं। अंग्रेजों को भगाना है, इसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारे बाप दादा पूर्वजों को यह बात समझाई गई कि अंग्रेजों को इस देश से भगा दो, जब अंग्रेज ही भाग जाएंगे तो तुम ही शासक हो जाओगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारे लोग समझे ठीक बात है, सही बात है, क्योंकि अपने लोग बहुत आसानी से मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों की बात सुनते तो मोटिवेट नहीं होते। ज्योतिबा फूले ने 1848 में यह लड़ाई शुरू किया, और ज्योतिबा फूले ने क्या कहा? ज्योतिबा फूले जब अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में गए तो ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले को धक्के मारकर बाहर कर दिया। ज्योतिबा फूले बहुत दुखी हुई। जब ज्योतिबा फूले बहुत दुखी हुए तो ज्योतिबा फूले दुखी मन से रास्ते के किनारे बैठे हुए, तो पेशवा ब्राह्मणों ने जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधा था, जिनको अछूत घोषित किया था उन लोगों ने, वो लोग ज्योतिबा फूले के सामने से जा रहे हैं। ज्योतिबा फूले के दिमाग में प्रश्न खड़ा हुआ। ज्योतिबा फूले ने सोचा, मुझे केवल धक्के मारकर बाहर किया गया, मुझे इतना दुख लग रहा है। इनके गले में मटका, मतलब ये थूकेंगे तो जमीन पर नहीं थूकेंगे, उस मटके में थूकेंगे, और चलेंगे तो पैरों का निशान मिटाने के लिए पीछे झाड़ू बांधा गया। तब कितना ज्यादा अपमान किया गया। कहा इनको क्यों नहीं बुरा लग रहा? हमें बुरा लग रहा, केवल धक्का मारा गया, इन्हें क्यों नहीं अपमान लग रहा, इन्हें क्यों बुरा नहीं लग रहा? तो ज्योतिबा फूले ने विचार किया, और विचार करने से उनको समझ में आया कि मेरे अंदर मान सम्मान स्वाभिमान की भावना है। क्यों है? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा। इनके अंदर वो चेतना नहीं है, जागृति नहीं है, इसलिए ज्यादा अन्याय होने के बावजूद भी इनको बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि चेतना नहीं। गांव देहात में आप देखो, गांव देहात में जो आदमी जान गया भेदभाव कैसे होता है, वो आदमी भेदभाव होने नहीं देता, उसको बुरा लगता है। मान लो किसी के घर में गया और अगर अलग गिलास में पानी आ गया तो आदमी क्या कहेगा? नहीं नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे, हमको प्यास नहीं है। जिसकी चेतना जग गई, देखा, जिसका आत्मसम्मान जग गया, और जिसका नहीं जगा उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको लगेगा भाई ये नियम ही है कि उनके लिए अलग गिलास है, हमारे लिए अलग गिलास है। कुत्ता थाली चाट ले पवित्र है, हमारा आदमी थाली छू ले तो घर के अंदर जाती नहीं, बाहर चले जाता। जानवरों से भी बदतर स्थिति में बना। क्यों? क्योंकि हमने अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दिया। आदमी में विवेक बुद्धि होती है और जानवर में सहज बुद्धि होती है। लेकिन जब आदमी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर देता है तो वो जानवर से बदतर हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो एक गाय का बछड़ा हुआ, तो गाय के बछड़े को पानी में डाल दो, क्या होगा? तालाब में डाल दो, नदी में डाल दो, तैरेगा।
गाय के बछड़े को डाल दो तो तैरेगा, क्यों? उसको सहज बुद्धि है और तैरेगा। आदमी के बच्चे को डाल दो तो डूब जाएगा, क्यों डूब जाएगा? विवेक बुद्धि है, विवेक बुद्धि का यूज करना पड़ता है तब काम आती है, बिना यूज किए काम नहीं आती है, उसका यूज करना पड़ता। तो आदमी को तैरने के लिए समझना पड़ता कैसे तैरना है, कैसे पानी का भार, हमारे भार, पानी के भार से शरीर का भार हल्का कैसे करना है, कौन सी पोजीशन में पानी में रहना है, कैसे पानी को हाथ से हटाना है, ये सीखना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो आदमी और जानवर में ये अंतर है। लेकिन अगर आदमी विवेक बुद्धि का प्रयोग ना करे तो डूब जाए। तो इसका मतलब यह है कि हमें विवेक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे अलग अलग जातियां बनती, और हम लोग क्या नहीं मानते जातियों को? हर जाति अपने से नीचे कुछ जातियों को ढूंढ लिया, चाहे वो बैकवर्ड का हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो। वो कहता हमारी जाति थोड़ा ऊपर है और ये फला फला जाति थोड़ा नीचे है, ढूंढ लिया। क्यों? ये कहाँ है? ये जाति दिमाग में, क्योंकि हम विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जाति इंसान में नहीं होती है, जाति जानवर में होती है। जानवर को आप देखोगे तो पता चलेगा, गाय है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, पता चलता है, देख के पता चलता है कि नहीं पता चलता है? महिलाएं बताए, पता चलता है कि नहीं पता चलता है? आदमी को देखकर बता सकते हो कौन सी जाति का है? तो फिर हम कैसे कहते हैं ये फला जाति का है, ये फला जाति का है, फला जाति का है की जाति? हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, इसकी वजह से हम जातियों में बटे हुए हैं। अब यहां हम बैठे हैं तो ओबीसी सम्मेलन चल रहा है। अब इतने ही लोग, जितने लोग यहाँ ओबीसी सम्मेलन में बैठे हुए हैं, ये लोग यहां से निकलेंगे, अभी चौराहे पर जाए, फिर मान लो कोई आदमी पहुंच गया और पूछा भाई साहब आप क्या हो? तो यहां जो ओबीसी में बैठा है वो वहां जाकर कहेगा हम कुर्मी हैं, हम काची हैं, हम नाई हैं, हम तेली हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा? वो ये नहीं कहेगा कि हम ओबीसी हैं। संविधान कहता हम ओबीसी हैं, और हम क्या कहते हैं? हम अपनी जाति बताते हैं। और जाति किसने बनाई? हमारे बाप दादा ने बनाई। अगर हमारे बाप दादा ने जाति बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि लाज जूता खाने के लिए नीचे रख देगा अपनी जाति को? इतना मूर्ख बनाने वाला हो सकता है कि अपनी ही जाति को नीचे डाल देगा, दूसरे की जाति को ऊपर रख देगा? ऐसा तो हो नहीं। इसका मतलब है कि ये जाति जिसने बनाई वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है। क्षत्रिय और वैश्य भी ऊपर नहीं है, उनसे ऊपर ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई और फिर कर्मिक असमानता बनाई, ये ऊपर है, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे और ये सबसे नीचे, ताकि अगर एक समान सबको बना ले, सब इकट्ठा हो जाते, अरे हमारे साथ छुआछूत कर रहा है, इकट्ठा हो जाए। लेकिन हमको भी जब छुआछूत करने का मौका मिल रहा है कैसे इकट्ठा हो जाए? मान लो ऊपर वाला 2 झापड़ लगाया तो नीचे वाले ने अपने से नीचे वाले को 4 झापड़ लगाया, तो 4 झापड़ वाले ने उसके से नीचे वाले को 6 झापड़ लगाया, 6 झापड़ जिसको लगा उसने अपने नीचे वाले को 8 झापड़ लगाया, 8 जिसको लगा उसने 10 लगाया। सबको पीटने का अवसर नीचे वाले को मिल रहा है, तो इसलिए ये इकट्ठा होकर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये समझदारी नहीं पैदा हो रहा। ऐसी कर्मिक असमानता की व्यवस्था, जाति व्यवस्था बन गया। सीढ़ी देखा है ना, घर में जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी देखा है? तो सीढ़ी में 2-4 डंडे चढ़ जाओ, ऊपर खड़े हो जाओ, बीचों बीच में खड़े होकर नीचे की तरफ देखिए तो क्या लगता है? सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े हो जाइए और नीचे की तरफ देखिए तो क्या लगता है? हम सबसे ऊपर हैं, बाकी सब हमसे नीचे। गर्व महसूस होता है, अरे हम बहुत ऊपर हैं। और एक बार ऐसे देखो, एक बार ऊपर की तरफ देखो, फिर
सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े होकर एक बार ऊपर की तरफ देखो, पता चलता हम ही नीचे हैं, हमसे ऊपर तो बहुत सीढ़ियां हैं। ऐसे ही ये जाति व्यवस्था है, हर आदमी इस बात में संतुष्ट है कि हमारी जाति ऊपर है। और अन्याय अत्याचार सबके साथ होता है, कहीं साहू के साथ हो गया तो कहीं पटेल के साथ हो गया, तो कहीं यादव के साथ हो गया, कहीं मौर्य के साथ हो गया, कहीं पाल के साथ हो गया, एससी एसटी के साथ हो रहा है। किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, किसी को घोड़े पर चढ़ने की वजह से, किसी को घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या की जा रही है। तो ये जो समाज व्यवस्था है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, चलो ओबीसी के लोगों को ये बताया जाता है कि सब लोग हिंदू, सब लोग हिंदू हैं, चलो हम सब लोग हिंदू, हिंदू में हम चौथे नंबर पर हैं, हम सब हिंदू, हिंदू में हम ओबीसी वाले चौथे नंबर पे हैं। ये तो हमको सोचना पड़ेगा। तो हिंदू में जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कहते हैं, मूलतः वो हिंदू धर्म नहीं। आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, श्रुति पढ़ो, स्मृति पढ़ो, जितना भी ग्रंथ है जिसको ब्राह्मण धर्म के लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं लिखा है। और दयानंद सरस्वती जो ब्राह्मणों के राष्ट्रीय नेता हुए, दयानंद सरस्वती से पहले कोई ब्राह्मणों का राष्ट्रीय नेता नहीं था। दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों के पहले राष्ट्रीय नेता हुए। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हिंदू हमारा नहीं, हम इसको नहीं मानते, ये मुगलों द्वारा दिया गया, हम नहीं मानते इसको, हम तो आर्य हैं। उन्होंने कहा हम हिंदू नहीं। तो ये मूलतः हिंदू धर्म है नहीं, क्योंकि किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू धर्म नहीं लिखा है। फिर क्या लिखा है? ब्राह्मणों का महिमा मंडन हर जगह लिखा है। तुलसीदास जी से भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी लिख दिया, पूजय विप्र सकल गुणहीना। लिखा कि नहीं लिखा? पता होगा, देवता जी को भी पता होगा। लिखा है पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजय गुण ज्ञान प्रवीण। उन्होंने भी मनुस्मृति में बहुत गंभीर गंभीर बातें लिखी। शूद्रों और महिलाओं के लिए एक जगह लिखा है पाप योनि है। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि पहली बात तो जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म जो है वो इस देश के जो असल मूल निवासी हैं, ओबीसी एससी एसटी के लोग, उनको गुलाम बनाने की साजिश है। क्यों? कैसे? अब मान लो हम ओबीसी के लोगों को पूछे कि चलो भाई हम मान लेते हैं, वो हमको बता रहे हैं हिंदू हैं, मान लिया। अब हिंदू में हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, फिर क्या है? क्या है? शूद्र है। चौथे दर्जे के नागरिक हो गए। पहले दर्जे के रहे, दूसरे दर्जे के रहे, तीसरे दर्जे के रहे, चौथे दर्जे का नागरिक हमको बना रहा है और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और संविधान पहले दर्जे का नागरिक बना रहा है। संविधान क्या कह रहा है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, मतलब चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई लिंग का हो, फिर जन्म स्थान के आधार पर कहीं भी जन्म हुआ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर है। तो संविधान हमको चौथे दर्जे का नागरिक बना रहा, पहले दर्जे का। और जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, भागवत जी जिसके लिए हमको परेशान कर रहे हैं कि चलो ओबीसी के लोगों बनाना है, तो बनाने के बाद हम चौथे नंबर के नागरिक हैं, चौथे नंबर पे हमारा स्थान। और अभी हमारा चौथे नंबर पे स्थान है,
पहले नंबर पे स्थान है। अब सोच लो पहले पर रहना है कि चौथे पर रहना है, सोच लो भाई। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप लोग ही विचार करो कि पहले पर रहना है कि चौथे पर रहना है। ये सोच लो, ये है समाज व्यवस्था। इसके आधार पर तय होती है राज व्यवस्था, क्योंकि जैसी सोच होगी हमारी वैसे ही आदमी को वोट देंगे, और वैसे आदमी को वोट देंगे तो वैसा आदमी लोकतंत्र में चुनकर जाएगा। क्योंकि ये जो लोकतंत्र खड़ा है ये वन वोट वन वैल्यू के आधार पर खड़ा है। वन मैन वन वोट वन वैल्यू। एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है और सभी लोगों को एक एक वोट ही डालने का अधिकार है, और एक एक ही गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंबानी वोट डालेगा तो 10 गिना जाएगा, अडानी वोट डालेगा तो 12 गिना जाएगा, और हम आप किसान मजदूर लोग वोट डालेंगे तो 1 गिना जाएगा। ऐसा नहीं है। गरीब से गरीब आदमी वोट डालेगा तो भी 1 गिना जाएगा, और अमीर से अमीर वोट डालेगा तो भी 1 गिना जाएगा। अब इस लोकतंत्र में जब इतनी पावर, इतनी ताकत हमारे पास में है, तो हमारी संख्या भी 60% 65% है ओबीसी की। SC ST को अगर उसके साथ शामिल कर लो तो ये 90% चली जाएगी। तो ये जो 85-90% जो हमारी संख्या है, अगर हम लोग इस बात को लेकर समझदारी पैदा कर लें अपने लोगों के अंदर, तो इस देश के लोकतंत्र में ये हम मांगने वाले लोग नहीं बल्कि हम लोग देने वाले लोग बन सकते हैं। क्योंकि हमारे बाप दादा पुरखों ने कभी अन्याय तो किया नहीं किसी के साथ। हम ही लोग इतना खिलाए कि उनका गाल लाल टमाटर जैसे चमक रहा है, और हमारे लोगों का अंदर घुस गया खिलाते खिलाते। खेती में हल्की मुठिया चलाते चलाते हमारे लोगों का अंदर चला गया, उनका फूल के बाद निकला है। तो हम लोग कभी तो बेईमानी किए नहीं। जब हम छोटे थे तो पहले फसल जब पैदा होती थी घरों में तो तौल कर बेची जाती थी। घर से ही खरीदने वाले आ जाते थे और घर से ही तौल कर तराजू से बेची जाती थी। तो हमारे बाबा जी होते थे तो तौलते थे। जब तौल पूरी हो जाती थी फिर तराजू उठाते थे, और तराजू में जितना आता था उतना और एक तराजू उसको दे देते थे। तो ये क्यों दे दिया बाबा जी, हम पूछते थे ये क्यों दे दिया, इसका तौल तो पूरा हो गया। कहा ले जाने दो, हमारे पे उसका कुछ नहीं रहना चाहिए। मतलब वो थोड़ा ज्यादा ही ले जाए, उसका कर्जदार हम लोग नहीं रहने चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही उसको दे दो। तो ये तो ईमानदारी है हमारे। तो हम ब्राह्मणों का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो ब्राह्मण जैसा हमारे साथ कर रहे हैं वैसा हम करेंगे, नहीं, इसके लिए नहीं। उनकी जितनी संख्या, आज हम मांग कर रहे हैं ना कि हमारी जितनी संख्या है उतना हक हमको मिलना चाहिए, तो उनकी जितनी संख्या है गारंटी से उतना % उनको दे दिया जाए। और अगर कोई SC ST OBC का आदमी 3.5 का 2.25 करेगा, उसको 3 साल की सजा का प्राविधान कर दिया जाएगा कि तुमने ब्राह्मणों के हक में कटौती कर दिया है, इसलिए तुमको 3.5 साल के लिए जेल में सजा दी। इंसाफ की बात है तो सिद्धांत की बात है ना। तो इंसाफ हमारे लिए भी, इंसाफ दूसरों के लिए भी इंसाफ की बात है। तो इंसाफ अगर हम मांग रहे हैं तो कल हमको मौका मिलेगा तो इंसाफ ही हमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को ये समाज व्यवस्था समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोगों की जो संगत है ना, एक कहावत है संगत से गुड़ होत है, और संगत से गुड़ जात। जैसी संगत होती है वैसा प्रभाव पड़ता है। तो ओबीसी के लोगों की जो संगत है, तो ओबीसी के लोगों का और ब्राह्मणों का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। चोली दामन का साथ समझते हैं, एकदम बहुत घनिष्ठ संबंध है, नजदीकी संबंध है। बच्चा हम पैदा करते हैं, नाम उनसे पूछने जाते हैं, पूछाते ही नहीं जाते। बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा हम करते हैं, शादी की तारीख उनसे पूछने जाते हैं। और शादी भी अनपढ़ ब्राह्मण से करवाना मंजूर है, अपने संस्कृत में PhD से करवाना मंजूर नहीं है। ये हमारी स्थिति, ये हमारी मानसिक गुलामी। हाथ पैर में बेड़ी और हथकड़ी तो उसके लगानी पड़ती है जिसका दिमाग आजाद हो। गुलाम बनाने के 2 तरीके हैं ना। एक तरीका है हथकड़ी लगा दो, बेड़ी लगा दो, रस्सी में बांध दो, गुलाम हो गया।
तो ये किस आदमी को बांधना पड़ता है? जिसका दिमाग आजाद हो उसको बांधना पड़ता है, और जिसका दिमाग ही गुलाम हो जाए उसको क्या जरूरत है बांधने की? दिमाग गुलाम हो जाए तो बांधने की जरूरत ही खत्म हो गई, वो आपके पास से कहीं जाने वाला नहीं। एक कहानी बताता हूँ आपको समझ में। एक राजा था तो उसके राज्य में बहुत एक खतरनाक डकैत रहता था। तो राजा जितनी बार डकैत को पकड़वाता था, डकैत को बहुत मोटी जंजीर में बांधता था। शिक्षा का होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, शिक्षा केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये सोचने, समझने और आगे बढ़ाने की कला सिखाती है। शिक्षा हमें सच और गलत की पहचान करना सिखाती है और आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाती है। और यही कारण है कि शिक्षा को भोजन, पानी और हवा की तरह ही आधार मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम शिक्षित होंगे ना, तो हमें हमारे अधिकार पता चलेंगे कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे हक क्या है। और जब हमें हमारे अधिकार पता चलेंगे, हक पता चलेंगे, तो हम उन अधिकारों के लिए लड़ेंगे। स्वाभाविक है, जब पता चलेगा तो हम तो लड़ेंगे ही ना। और लड़ेंगे भी कैसे? अकेले नहीं लड़ना है, एक साथ होकर लड़ना है। क्योंकि एकता में ही शक्ति है, एकता में ही बल है। और ये हम जितने जल्दी समझ जाएं, उतने ही जल्दी अच्छा होगा ये सारी चीजें हमारे लिए। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पा रहे कि एकता में कितना बल है। अगर हम एक रहेंगे ना, तो हम असंभव से भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग एक मंच पर होंगे तो शासन उनका होगा। और एक बहुत सुंदर छुपाई है, और वो छुपाई हमें ये बताती है कि एकता में कितनी बड़ी शक्ति है। तो आप सभी सुनना चाहेंगे? सुना दूं? ध्यान से सुनिएगा, ये छुपाई हमें बताती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कि जहां सुमति है, सुमति यानी एकता, संगठन, कि जहां सुमति है, जहां एकता है, चाहे वो एकता परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, तो वहां पर नाना प्रकार की संपत्तियां होती हैं। और जहां पर कुमति है, कुमति यानी फूट, तो वहां पर विपत्तियों के सिवा और कुछ नहीं होता। और एक और एग्जाम्पल देती हूं मैं आप सभी को, कि जैसे हमारे घर में झाड़ू होती है ना, जानते हैं सभी, माताएं तो जानती होंगी, आप लोग जानते हैं झाड़ू। तो जैसे हमारे घरों में झाड़ू, तो वो क्या करती है? कचरा साफ करती है ना। लेकिन जब वो झाड़ू बिखर जाती है तो वो स्वयं कचरा बन जाता है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप झाड़ू जैसे बनना चाहते हैं एकता में रह करके, या तो फिर आप कचरा बनना चाहते हैं बिखर करके। क्या बनना चाहते हैं, थोड़ा मुझे बताएं, है ना? तो हमें झाड़ू बनना पड़ेगा, हमें एक रहना पड़ेगा, ताकि हम कचरा साफ कर सकें, ना कि हम खुद कचरा बन जाए। और नाम स्वरूप वर्मा जी के अनुसार तो जीवन के 4 क्षेत्र होते हैं।
राजनीतिक समाजों में सभी को बराबरी का अधिकार मिले, ये रामस्वरूप वर्मा जी का सपना था। और एक बड़ा ही प्यारा नारा है, आप सभी ने सुना होगा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। शोषितों का राज शोषितों के लिए, शोषितों के द्वारा हो। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि इसके लिए खुद 90% जिम्मेदार है। अब आप कहेंगे क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि इनमें एकता ही नहीं है, ये संगठित नहीं है, इसलिए जिम्मेदार है। और मैं कहती हूँ कि जिस दिन तो उनका शासन होगा और हर क्षेत्र में होगा, मैं सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं कर रही हूँ, हर क्षेत्र में उनका शासन होगा, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, हर क्षेत्र में उनका शासन होगा। अब जैसे मेरा विरोध हुआ, आप सभी जानते हैं, आपके जिला मंडल में तो ज्ञापन भी सौंपा गया था। जागृति पटेल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मेरा विरोध हुआ, ज्ञापन सौंपा गया, हर जगह मंडला में भी सौंपा गया, तो उन धर्म के ठेकेदारों का ये कहना था कि आप पटेल जाति की लड़की है तो आप कथा नहीं कर सकती। यानी उनके कहने का ये मतलब था कि ब्राह्मणों के अलावा कोई दूसरे जाति के लोग कथा नहीं कर सकते। एक तरफ वही लोग कहते हैं कि धर्म करिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, धर्म की ओर मोड़िए, और जब बच्चे धर्म करने लग जाते हैं तो उनको दिक्कत होने लग जाती है। तो उन्होंने बहुत अभद्रता की और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतना ही शौक है ब्राह्मण बनने का तो हमारे किसी ब्राह्मण समाज के लड़के से शादी करा दो। बहुत अभद्रता की और एक चुनौती भी दी कि यदि कोई माई का लाल यहाँ पर पैदा हुआ हो तो यहाँ पर कथा करके दिखा दे। ये चुनौती उन लोगों ने दी। तो हम लोगों ने अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भैया इंद्र कुमार पटेल जी के पास गए, उनको सारी बातें बताई। तो भैया ने तुरंत अपने संगठन को सूचित किया और संगठन तुरंत थाना पनागर पहुंचा। वहां पर ज्ञापन सौंपा गया, FIR की गई, कथा की अनुमति ली गई। तो मैं आज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस समय एकता दिखाई। अगर आप लोगों ने एकता नहीं दिखाई होती तो आज मैं आप सभी के बीच नहीं होती। तो आप देख ही सकते हैं कि एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है, बताने की जरूरत भी नहीं है ना। तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनके संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कुर्मी क्षत्रिय समाज संगठन को कि उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपमान जो है ये क्यों हो रहा है आप सभी को पता है? क्यों हो रहा है पता है किसी को? क्यों हो रहा है मैं बताती हूँ। इसका कारण है कि हम कहीं ना कहीं अभी भी एक नहीं है, संगठित नहीं है, इसलिए हो रहा है। एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। अब चारों में आपस में फूट है तो उस फूट का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। अब मान लीजिए एक भाई से किसी का झगड़ा हो गया, अब बाकी 3 भाई खड़े होकर देख रहे हैं कि हमें क्या, हमें तो इससे क्या मतलब है, मतलब ही नहीं है, वो जाने उसका काम जाने।
जबकि क्या करना चाहिए कि उस समय उन 3 भाइयों को भी इकट्ठा हो जाना चाहिए, और जब वो एक हो जाएंगे तो किसी दूसरे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके भाई पर उंगली उठाए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं अगर आप एक हैं तो। और ये बात मैं उन 4 भाइयों के लिए नहीं कह रही हूं, बल्कि पूरी ओबीसी समाज के लिए कह रही हूं, पूरे 90% लोगों के लिए कह रही हूं। तो आप कब समझेंगे, कब एक होंगे? अभी यहां पर इटावा में भी ऐसी ही घटना हुई, यादव कथा बचत जी के साथ। उससे भी पहले एक घटना हो चुकी है यामिनी साहू जी के साथ। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो किस जाति का है। अरे हमें तो ये सोचना चाहिए कि वो हमारा भाई है, और वो भी 90% में आता है जिनमें से आप आते हैं। तो यह नहीं बल्कि पूरी ओबीसी का अपमान है, पूरी ओबीसी का विरोध है। इसलिए हम सभी को मिलकर के एक ऐसी एकता की, अखंडता की स्थापना करनी होगी कि उन विरोध करने वाले धर्म के ठेकेदारों की मनमानी हम 90% लोगों के ऊपर ना चल सके। और आगे से वो किसी के साथ ऐसी हरकत या किसी जाति का अपमान करने से पहले ये जरूर सोचें कि यदि हम, और जिस दिन उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी उस दिन हम 90% लोगों की जीत हो, और ओबीसी उस समाज में वो स्थान नहीं मिल पाए जो अन्य उच्च वर्गों को मिले हैं। इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि ऐसे वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए जिन्होंने सदियों तक सामाजिक भेदभाव, उपेक्षा और आर्थिक तंगी का सामना किया, लेकिन आज वही वर्ग अपनी मेहनत और आत्मबल से आगे बढ़ रहा है। और यही हमारी असली ताकत है, हमारी मेहनत, हमारा हक और हमारा आत्मसम्मान। और आज आवश्यकता है आरक्षण के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ओबीसी आरक्षण की पुनः समीक्षा हो जिससे इसका लाभ केवल एक सीमित वर्ग तक ना सीमित हो। एकजुटता की, जागरूकता की और संघर्ष की। हमें आरक्षण के अधिकार को सिर्फ कागजों में नहीं और रोजगार में ओबीसी वर्ग की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि हम ओबीसी हैं। कौन है? जोर से बोलिए कि हम ओबीसी हैं। हम संघर्ष करते हैं लेकिन हम झुकते नहीं हैं। हम अधिकार मांगते नहीं, हम अपने अधिकार छीनना जानते हैं। अब समय आ गया है कि ओबीसी समाज सिर्फ अपनी पहचान बनाए बल्कि नेतृत्व भी करे। जय ओबीसी समाज, जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी। टाइम लेने के बाद हमारे ग्राम मान में भी दूसरी कथा होगी और इसकी डेट हम अभी देविका पटेल से ले लेंगे। तो 2 कथाएं जो है हमारी मंडला जिले में शुरुआत होंगी अब। और